हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 8 बातचीत पूरक पठन। लेखक हैं दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 8 बातचीत, जिसके लेखक थे दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी। जैसा कि मैंने बताया हुआ था, यह पूरक पठन है और इसमें दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी ने प्रसिद्ध साहित्यकारा शिवानी जी से बातचीत की हुई है, उनका साक्षात्कार लिया हुआ है। अब तक हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा अब तक हम लोगों ने यहाँ तक इसके ऊपर तक पढ़ लिया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि शिवानी जी बताती हैं कि उनका वास्तविक नाम गौरा है और साथ में ही वो बताती हैं कि उनका परिवार सुशिक्षित है और उनके घर में साहित्यिक लोगों का आना जाना लगा रहता था। उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, साथ में ही वो बताती हैं कि पहली कहानी उनकी कौन सी रही, किस पत्रिका में छपी, किन से उनको शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर मिला। अब आगे चलते हैं। दुर्गा प्रसाद नौटियाल, आप अपनी सर्वोत्तम कृति या रचना किसे मानती हैं? क्या लेखक और पाठक की इस संबंध में अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं? आपकी क्या राय है? सर्वोत्तम अगर संधि विग्रह करें, सर्वधन उत्तम, यह स्वर संधि हुई, और समासी विग्रह करें सबसे उत्तम, तत्पुरुष समास सबसे उत्तम है, उत्तम मतलब श्रेष्ठ है, जो वह बहुब्रीहि समास। तो दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी पूछते हैं कि आपकी सबसे अच्छी रचना कौन सी है? एक लेखक के रूप में आप अपनी रचना कौन सी मानते हैं? क्या जिस रचना को आप अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं, पाठक अर्थात आपकी किताबों को जो पढ़ने वाले हैं वो भी उसी को सर्वोत्तम मानते हैं? शिवानी, मेरे लिए कहना कठिन है कि मेरी कौन सी रचना सर्वोत्तम है। जिस तरह किसी माँ के लिए उसके बच्चे समान रूप से प्रिय होते हैं, उसी प्रकार मुझे अपनी सभी कृतियाँ एक सी प्रिय हैं। वैसे पाठक ने अभी तक जिस कृति को सर्वाधिक सराहा है, सराहा है मतलब प्रशंसा की है। सर्वाधिक संधि विग्रह करेंगे, सर्व प्लस अधिक स्वर संधि, सराहा है, वह है कृष्ण कली। फिर भी यदि आप रचना कहकर मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं यात्रा वृत्तांत चरैवेति का नाम लूंगी। इसमें भारत से मास्को तक की यात्रा का विवरण है। मेरी प्रिय रचना यही है क्योंकि मैंने इसे अत्यधिक परिश्रम और ईमानदारी से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लेखिका नौटियाल जी के, दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी के प्रश्न का उत्तर देती है कि उनकी दृष्टि में उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है और साथ में ही पाठकों को कौन सी रचना आपकी सर्वश्रेष्ठ लगी। तब लेखिका कहती हैं शिवानी जी कि एक माँ को अपनी सभी औलादें, सभी संतानें प्रिय होती हैं, वैसे मुझे भी अपनी सभी रचनाएं प्रिय हैं, पसंद हैं, सब अच्छी लगती हैं। लेकिन पाठकों को सबसे ज़्यादा कौन सी रचना पसंद आई है? कृष्ण कली। लेकिन लेखिका के अनुसार उनकी पसंदीदा रचना कौन सी है? चरैवेति। तो यहाँ पे एक मार्क का क्वेश्चन बनता है। पाठकों के अनुसार लेखिका की सर्वाधिक प्रशंसनीय रचना, तो वहां पे उत्तर होगा कृष्णकली, और लेखिका के अनुसार उनकी पसंदीदा रचना तो उसका होगा चरैवेति। तो इस तरह से अलग अलग उत्तर है यहाँ पे। दुर्गा प्रसाद नौटियाल, आपने किस अवस्था में लिखना शुरू किया? पहली रचना कब और कहाँ छपी थी? तब कैसा लगा था और अब ढेर सारा छपने पर कैसा लग रहा है? शिवानी, मेरी पहली रचना तब छपी जब मैं मात्र 12 वर्ष की थी। अब देखिए, 12 वर्ष की उम्र में छोटे बच्चे जहाँ पे खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, उनको कोई समझ नहीं होती है, वहीं पर जो होनहार लोग होते हैं, ऐसे लोग
होनहार लोग 12 वर्ष की उम्र में कई नई चीज़ें कर जाते हैं। आजकल हम लोग पढ़ते हैं कि 12 वर्ष के बच्चे ने ऐप बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, यह कर दिया वह कर दिया। उसी तरह से शिवानी जी भी एक होनहार बालिका थी। कहा भी गया है कि होनहार बिरवान के होते चिकने पात। होनहार बच्चों के पालने में ही उनके गुण दिखाई पड़ते हैं। जब वे 12 वर्ष की थी तभी उनकी पहली रचना छप गई थी। छोटा सा प्रश्न बना। अल्मोड़ा से नटखट नामक एक पत्रिका में पहली रचना छपी थी। तो यहाँ पर पहली उनकी रचना का नाम आया नटखट। उनकी रचना किस वर्ष में छपी वह उत्तर आया 12 वर्ष की उम्र में। किस पत्रिका में छपी वह नाम है, पत्रिका का नाम नटखट। उसके पश्चात मैं शांति निकेतन चली गई। वहाँ हस्तलिखित पत्रिका निकलती थी। हस्तलिखित, यहाँ पे आप सामासिक विग्रह करेंगे। हस्त से लिखित, हस्त मतलब हाथ, लिखित मतलब लिखा हुआ। हाथ से लिखा हुआ जो होता है उसे हस्तलिखित कहते हैं। हस्तलिखित पत्रिका निकलती। तब आप कहेंगे सर हस्तलिखित पत्रिका और बाकी पत्रिकाओं में बाकी प्रिंट होती हैं वह हाथों से लिखी रहती थी, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होती थी, निकलती थी। उसमें मेरी रचनाएं नियमित रूप से छपती थी। तब रचना छपने पर बहुत आनंद आता था। आज भी जब कोई रचना छपती है तो खुशी तो होती है। सच कहूँ मैं बिना लिखे रह नहीं सकती। फिर भले ही एक पंक्ति ही क्यों न लिखूं, लिखती प्रतिदिन लिखती अवश्य हूँ, लेकिन प्रतिदिन लिखती अवश्य हूँ। लेखिका यहाँ पे बताती हैं कि उनकी पहली रचना कब छपी, किस पत्रिका में छपी, बाद में कहाँ पे छपने लगी। वे यह भी कहती हैं कि जैसे एक विद्यार्थी होता है वह अपनी सफलताओं पर अच्छे रिजल्ट निकलने पर, अच्छे मार्क पाने पर वह फूला नहीं समाता है, उसी तरह से जब उनकी रचनाएं छपा करती थी, आज भी छपती हैं, तब वे प्रसन्न हो जाती हैं। और उन्होंने एक दिनचर्या बनाई हुई है और यह सभी विद्यार्थियों को प्रेरणा भी देती है कि जैसे एक लेखिका प्रतिदिन लिखा करती थी, थोड़ा लिखे या अधिक लिखे लेकिन लिखती जरूर थी, उसी तरह से एक विद्यार्थी को, एक कर्मशील व्यक्ति को प्रतिदिन अपना कार्य नियमित तौर पर अवश्य करना चाहिए। दुर्गा प्रसाद नौटियाल, आपके साहित्य सृजन का उद्देश्य क्या रहा है? लोक कल्याण, आत्मसुख, जिसके अंतर धन की प्राप्ति का लक्ष्य भी शामिल है, या कुछ और? तो यहाँ पे कहा गया है कि रचनाओं के लेखन के पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। अब यहाँ पे एक उद्देश्य लोक कल्याण होता है। लोक कल्याण यानी लोगों की भलाई से संबंधित होता है, या आत्मसुख, खुद के आनंद के लिए लिखते हैं। किस कारण से आप साहित्य सृजन मतलब रचना करना, किस कारण से रचना आप करते हैं? कहा गया है संस्कृत में साहित्य सृजन के बारे में कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच क्षण्य कलासु च करोत कीर्ति प्रीतिच साधु काम निवेशनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को कर्मशील बनाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए और अपने उद्धार के लिए एक लेखक, एक रचनाकार, एक कवि जो है वह साहित्य का सृजन करता है। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अर्थात श्री रामचरितमानस की रचना मैं खुद की आत्म शांति के लिए लिख रहा हूँ। उसी प्रश्न को दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी यहाँ पर लेखिका शिवानी से पूछते हैं कि आप जो कुछ लिखती हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याण है यानी जनता की भलाई हो, या आपकी आत्मा को सुख मिले, या फिर आपको धन की प्राप्ति हो, किसके अंतर्गत लिखा करती हैं, किस प्रेरणा से प्रेरित होकर लिखती हैं? देखते हैं शिवानी जी ने क्या जवाब दिया। मैंने धन संग्रह को कभी जीवन में प्रश्रय नहीं दिया। प्रश्रय मतलब सहारा।
आश्रय। वैसे पैसा किसे अच्छा नहीं लगता, किंतु केवल पैसे के लिए मैंने साहित्य सृजन नहीं किया है। अक्सर यह देखा जाता है कि पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है, पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। तो यही बात यहाँ लेखिका कहती हैं कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन में धन को, पैसे को अत्यधिक महत्व देते हैं, लेकिन जबकि हम जानते हैं कि धन, पैसा वह केवल साधन है, साध्य नहीं है, वही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन उससे चलता रहे, उतना ही हमें मिलता रहे जितने से हमारा जीवन चल सके। हमारे कार्य का उद्देश्य यह होना चाहिए। जिस कहा गया है कि रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा जाए। अर्थात हे ईश्वर, मुझे इतना ही धन दीजिए जिसमें मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, और यदि कोई मांगे, मुझसे मदद मांगे, तो मैं उसकी मदद भी कर सकूं। ठीक वही बात यहाँ लेखिका भी कहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी धन को महत्व नहीं दिया, और लेकिन पैसा सभी को अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है, लेकिन पैसे के लिए, पैसा प्राप्ति के लिए कभी उन्होंने किताबों का लेखन नहीं किया। मैं पेशेवर लेखिका हूँ। पेशेवर अर्थात जिसने उसको अपना व्यवसाय बनाया है, उसे पेशेवर कहते हैं। लेखिका का विरुद्धार्थी लेखक। अपनी रचना का मूल्य चाहती हूँ। फिर एक बात साफ है कि कोई भी लेखक लेखिका स्वांतः सुखाय ही नहीं लिखता है। लेखिका यहाँ पे बताती है कि मैं जो कुछ लिखती हूँ उसकी जो कीमत है वह मुझे मिल जाए, अवश्य मिले। मैंने जो परिश्रम किया है उस परिश्रम का फल मुझे मिलना ही चाहिए। और वह यह भी कहती हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा लेखक हो केवल स्वांतः सुखाय, स्वांतः अर्थात खुद के लिए, सुखाय मतलब सुख प्राप्ति के लिए, खुद को सुख देने के लिए नहीं लिखता। जो रचना जन साधारण को ऊंचा नहीं उठाती, उसे सोचने समझने के लिए विवश नहीं करती, मैं उसे साहित्य नहीं मानती। लेखिका के अनुसार जो रचनाएं, जो किताबें, जो पुस्तकें, जो ग्रंथ, जो कविताएं जन साधारण अर्थात लोगों को ऊंचा नहीं उठाती, अर्थात उनको उच्च विचार नहीं प्रदान करती हैं, उनके सोचने की शक्ति को, समझने की क्षमता को बदल के नहीं रख देती हैं, वह साहित्य नहीं होता। छोटा प्रश्न बनता है कि लेखिका उसे साहित्य नहीं मानती। उत्तर दो बॉक्स में, जो रचना जनसाधारण को ऊंचा नहीं उठाती, दूसरा लोगों को सोचने समझने के लिए विवश, मजबूर नहीं करती, वह साहित्य नहीं है। अगला है, जो साहित्यकार समाज में व्याप्त मतलब फैले हुए विकृतियों मतलब बुराइयों, दोष, कमियों पर प्रहार नहीं करता। प्रहार मतलब हमला, आक्रमण, उसकी आलोचना नहीं करता, उसका साहित्य सृजन किस काम का। लेखिका कहती हैं, यह मानती हैं कि एक साहित्यकार को समाज में फैली हुई बुराइयों के ऊपर लिखना चाहिए, उसके खिलाफ में लिखना चाहिए, जो गलत है उसके ऊपर लिखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारा साहित्य लेखन किसी काम का नहीं है। अस्तु मतलब इसलिए मैंने दोनों ही दृष्टियों से लिखा है, दोनों ही दृष्टियों से लिखा है, अर्थात उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों के ऊपर प्रहार किया है, साथ में लोगों को अपने लोगों की सोचने समझने की भावना जो है उसको उन्होंने विकसित की है, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन एक बात जोर देकर कहना चाहूंगी कि मैंने साहित्य सृजन किया है, शब्दों का व्यापार नहीं किया, और लेखन के बदले जो कुछ सहजता अर्थात आसानी से मिल गया उसे स्वीकार कर लिया। लेखिका आगे कहती हैं कि साहित्य की रचना, सृजन मतलब रचना, उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने उसे बेचा नहीं है, बल्कि उसका जो भी मूल्य उन्हें मिला है वे उसे स्वीकार कर ली हैं, और उसके खिलाफ में उन्होंने कभी विचार नहीं किया।
आपके पाठकों और खास तौर से समालोचकों का कहना है। समालोचक कौन होते हैं? जो कि हमारे किसी भी कार्य की आलोचना करते हैं, कि कमियां निकालते हैं, उन्हें समालोचक कहते हैं। का कहना है कि आपकी भाषा क्लिष्ट, संस्कृतनिष्ठ और सामाजिक होती है। वाक्य विन्यास इतने बड़े और जटिल होते हैं कि अर्ध विरामों की भरमार के कारण अर्थ समझने के लिए मस्तिष्क पर काफी जोर डालना पड़ता है। इससे साहित्य रसानुभूति, रसानुभूति का संधि विग्रह रस प्लस अनुभूति, अनुभूति मतलब अनुभव, और यह स्वर संधि होगा। रस की अनुभूति तत्पुरुष समास है कि आनंद में व्यवधान पड़ता है। व्यवधान का संधि विग्रह वी प्लस अवधान। अगर आधा व और यह ये शुरुआत में है तो आधा व का वी हो जाएगा, धन का चिन्ह आएगा, विग्रह चिन्ह यह की जगह अ हो जाएगा। वी प्लस अवधान अर्थात रुकावट। व्यवधान का अर्थ है रुकावट पड़ता है। क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं? यहाँ पर आपका जो प्रश्न बना और महत्वपूर्ण प्रश्न बना, शिवानी जी की भाषा की विशेषताएं क्या हैं? तो पहला आएगा क्लिष्ट, दूसरा आएगा संस्कृतनिष्ठ, तीसरा आएगा सामाजिक, चौथा आएगा बड़े वाक्य विन्यास, बड़े और जटिल वाक्य विन्यास। ये 4 ऑप्शन आएंगे। क्लिष्ट मतलब होता है कठिन, संस्कृतनिष्ठ अर्थात संस्कृत के शब्द, वाक्य विन्यास अर्थात वाक्य की रचना करना। देखते हैं लेखिका क्या जवाब देती हैं। आलोचकों ने मेरे साथ कभी न्याय नहीं किया। आलोचक मैंने पहले भी बताया, जो हमारी कमियों को निकाला करते हैं उन्हें आलोचक कहा जाता है। आलोचक ने मेरे साथ कभी न्याय नहीं किया। मैंने बचपन में अमरकोश पढ़ा, संस्कृत पढ़ी। घर में माँ संस्कृत की विदुषी थी, विदुषी अर्थात विद्वान महिला, और दादाजी संस्कृत के प्रकांड, प्रकांड यानी बहुत ज्यादा विद्वान, प्रकांड पंडित। दोनों का मुझ पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। मैं शब्दकोश खोलकर नहीं लिखती, अर्थात इस शब्द का क्या अर्थ होगा उस अर्थ को देख करके नहीं लिखा करती हूँ। जो भाषा बोलती हूँ वैसा ही लिखती हूँ, उसे बदल नहीं सकती। फिर जब कठिन शब्द भाव को संप्रेषित करने में सक्षम होते हैं और रचना का रसास्वादन करने में आनंद की अनुभूति होती है, तब मैं नहीं समझती कि जानबूझकर सरल और अपेक्षाकृत कम प्रभाव उत्पादक शब्दों को रखना कोई बुद्धिमत्ता है। लेखिका कहती हैं कि जो आलोचना करने वाले हैं वो मेरी आलोचना करते रहते हैं, मैं कभी उस तरफ ध्यान नहीं देती हूँ। वो ये बताती हैं कि मेरी माँ जो है वो संस्कृत की जानकार थी, मेरे दादाजी संस्कृत के जानकार थे, साथ में ही इस शब्द का क्या अर्थ होगा इन सब पर विचार किए बिना मैं लिखती हूँ। और मेरे दादाजी और मेरी माँ का, चूंकि संस्कृत कठिन भाषा है, उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा था और मुझे संस्कृत का अच्छा ज्ञान भी था, तो मेरे अंदर उन भावों का, उन विचारों का आ जाना स्वाभाविक है। आगे लेखिका यह भी कहती हैं कि कठिन शब्द जो मैं लिखती हूँ ये मेरे विचारों को, मेरे मन के भावों को संप्रेषित करते हैं। संप्रेषित करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, अर्थात मेरे विचारों को यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं। संप्रेषित करना यानी भेजना। सक्षम अर्थात सफल। रसास्वादन का संधि विग्रह रस प्लस आस्वादन, स्वर संधि है, रस का आस्वादन तत्पुरुष समास है। लेखिका कहती हैं कि चाहे मैं कठिन लिखूं या सरल, लेकिन मेरे किताबों को लोगों का प्यार मिलता है, लोग उसको समझ लेते हैं और वह प्रभाव उत्पन्न करने में सफल हो जाती है। वे कहती इस कारण से मुझे कोई भी चिंता नहीं होती है। प्रभावोत्पादक अर्थात प्रभाव पैदा करना, बुद्धिमत्ता अर्थात बुद्धिमानी। दुर्गा प्रसाद नौटियाल, आपने अब तक काफी साहित्य रचा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट का संधि विग्रह सम प्लस
तुष्ट, और यह व्यंजन संधि होगी। शिवानी, जहां तक संतुष्ट होने का संबंध है, मैं समझती हूं कि किसी को भी अपने लेखन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि ऐसे लक्ष्य को, लक्ष्य मतलब उद्देश्य, ध्येय को सामने रख कर कुछ ऐसा लिखूं कि जिसे परिवेश को पाठक ने स्वयं भोगा है, उसे जीवंत कर दूं। लेखिका यहाँ पे बताती हैं कि जब व्यक्ति संतुष्ट होता है, अर्थात उसकी कोई इच्छाएं शेष नहीं रहती, तो वह मृत्यु के नज़दीक जब होता है या जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तभी वह संतुष्ट हो सकता है। इच्छाएं तो अनंत होती हैं, अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता है। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी प्रकट हो जाती है। ठीक उसी तरह से एक लेखक होता है, वह हमेशा उससे बेस्ट, उससे बेहतर करने के लिए हमेशा तत्पर होता है। वैसे ही लेखिका कहती है कि वो अभी तक संतुष्ट नहीं है, और किसी लेखक को कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा और अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। उसे अपने लेखिका चाहती हैं कि वे एक ऐसी रचना का लिखें जिसमें पाठक को यह लगे, पाठक अर्थात उस रचना को पढ़ने वाले को यह लगे कि यह तो उसके जीवन की कहानी है, यह उसकी अपनी ही कहानी है। जीवंत करना, सजीव बना देना। लेखिका यहाँ पर एक विद्यार्थियों को भी बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है कि विद्यार्थी को कभी अपनी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक को यहाँ पे वो शिक्षा दे रही है। एक शिक्षक को भी कभी भी अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा लिया है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब हमारे जीवन का अंत होता है तभी कहा जाता है हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। बाकी हमेशा बेस्ट करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मुझे तब बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई पाठक मुझे लिख भेजता है कि आपने अपने अमुक अमुक चरित्र का वास्तविक वर्णन किया है, अथवा फला फला चरित्र लगता है हमारे ही बीच है। अमुक अमुक फला फला क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दैट पर्सन, वह व्यक्ति। हाँ, अब वह व्यक्ति जहां पे हम नाम नहीं लेना चाहते, कहते हैं कि किसी ने कहा था, तो वह हुआ अमुक, या फला ने कहा। फला मतलब वही कि किसी ने कहा था, उसका नाम न लेकर के हम फला फला या अमुक अमुक इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यह जो है शब्द युग्म भी है। फला फला और अमुक अमुक का अर्थ यहाँ पे है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कई लोग हो सकते हैं, इसलिए नाम लिखना संभव नहीं है, हमारे ही बीच है। लेकिन साथ ही मैं यह मानती हूं कि लोकप्रिय होना न इतना आसान है, न ही उसे बनाए रखना आसान है। बिल्कुल, सफलता पाना बड़ी बात नहीं है, सफलता को बनाए रखना बड़ी बात है। एक बार क्लास में अगर हम फर्स्ट आ गए तो बड़ी बात नहीं है। हर वर्ष, हर परीक्षा में उससे बेस्ट मार्क पाकर क्लास में हम प्रथम रहें तो वह बड़ी बात मानी जाती है। लेखिका वही कहती हैं कि जब कोई पाठक यह कहता है कि आपने जो अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में लिखा है, उस व्यक्ति का वर्णन किया है, ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति हमारे ही बीच का है, जैसे हमारा ही जीवन है। तब लेखिका कहती हैं कि अगर आपको लोकप्रियता मिली है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो उसको बनाए रखना बहुत कठिन काम है, अर्थात आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं गत 50 वर्षों से बराबर लिखती आ रही हूँ। गत यानी बीते हुए। यहाँ छोटा प्रश्न बना, पाठक मेरे लेखन को खूब सराह रहे हैं। सराहना अर्थात प्रशंसा करना। मेरे असली आलोचक तो मेरे पाठक हैं, जिनसे मुझे प्रशंसा और स्नेह भरपूर मात्रा में मिलता रहा है। स्नेह मतलब प्रेम,
प्रशंसा, तारीफ। शायद यही कारण है कि मैं अब तक बराबर लिखती आई हूँ। लेखिका कहती हैं कि मेरी आलोचना करने वाले जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि मेरी भाषा कठिन है, संस्कृत के शब्दों का भंडार है, वगैरह वगैरह। लेखिका का कहना है कि जो उनकी किताबों को पढ़ते हैं वो उनकी किताबों की खूब प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, और जिसे पाठकों का प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, अपनापन मिलता है, उसको प्रेरणा मिल जाती है कि और अच्छा लिखता रहे और अच्छा करता रहे। और जब ऐसी प्रेरणा मिलती है तो व्यक्ति कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। लेखिका उसी बात का जिक्र वहाँ पे कर रही हैं। वे कहती हैं अपने पाठकों का प्रेम मिलने के कारण ही वो 50 वर्षों से लगातार लिख रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक है, उसके बारे में कोई कुछ भी करता रहे, कहता रहे, लेकिन अगर बच्चे उसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, अपनापन दिखाते हैं, तो वही उसकी पूंजी है, वही उसकी संपत्ति है। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। क्या कभी आपको फिल्मों के लिए काम करने का ऑफर आया है? आप उस दुनिया की तरफ क्यों नहीं गई जबकि वहां पैसा भी काफी अच्छा है? शिवानी। बहुत आया। मेरी एक कहानी का तो फिल्म वालों ने सर्वनाश ही कर दिया। सर्वनाश तो जिसे कहते हैं पूरी तरह से नष्ट कर देना। सर्व का नाश तत्पुरुष समास है यह। इसके अतिरिक्त सुरंगमा, रतिविलाप, मेरा बेटा, तीसरा बेटा पर भी सीरियल बने हैं। तो यहाँ पे छोटा प्रश्न बना कि लेखिका की इन रचनाओं पर सीरियल बने हैं। तो 3 बॉक्स हैं, सुरंगमा, रतिविलाप, मेरा बेटा, तीसरा बेटा, ये 4 बॉक्सेस बनते हैं। और यह महत्वपूर्ण संजाल आपका बनता है कि इन लेखिका की इन रचनाओं पर सीरियल बन रहे हैं। सीरियल को हिंदी में आप धारावाहिक कहते हैं। यह उनकी किताबों के नाम हैं। इसके बाद मैंने फिल्मों के लिए रचना देना बंद कर दिया और भविष्य में भी फिल्मों और दूरदर्शन के सीरियलों के लिए कहानी देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जो चीज को ही नष्ट कर दे उस पैसे का क्या करना। लेखिका बताती हैं कि फिल्मों से उन्हें बहुत सारे ऑफर आए, यानी लालच दिए गए, काम करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहानियां दी भी, कुछ एक सीरियल भी बने, फिल्में भी बनी, लेकिन लोग उनकी कहानियों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। यह लेखिका को पसंद नहीं है। इस कारण से वे दूरदर्शन के लिए अर्थात टेलीविज़न के लिए और फिल्मों के लिए अपनी कहानी देना बंद कर चुकी हैं। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। आपकी राय में साहित्यकार का समाज और अपने पाठक वर्ग के प्रति क्या दायित्व है? दायित्व मतलब जिम्मेदारी है। आपने कैसे इस दायित्व का निर्वाह किया? निर्वाह करना अर्थात उसको निभाना। माना यह जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है। अर्थात कहा गया है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच सकता, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती, वहां साहित्यकार की कल्पना पहुंच जाती है। वह आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है उसको अपनी रचनाओं में लिख देता है। तो वैसे ही तब साहित्यकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है समाज के प्रति, रचनाकार की जिम्मेदारी बढ़ती है समाज के पर, अपने किताबों को पढ़ने वालों के प्रति, कि वह ऐसा कुछ लिखे कि आने वाले समय में उसके पाठक या समाज के लोग उसको अपने जीवन में उतार सके, उनका मार्गदर्शन हो सके, उनको लाभ मिले। शिवानी। मैंने साहित्यकार के रूप में अपना दायित्व कहाँ तक निभाया यह तो कहना कठिन है, लेकिन जहाँ तक साहित्यकार का संबंध है मैं उसे राजनीतिज्ञ से अधिक महत्व देती हूँ, क्योंकि कलम में वह ताकत है जो राजदंड में भी नहीं है। राजनीतिज्ञ अर्थात राजनीति करने वाले नेता लोग। लेखिका कहती हैं एक साहित्यकार जो होता है वह अपनी लेखनी के माध्यम, अपनी कलम के माध्यम से, अपने पेन के माध्यम से
अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों की सोचने समझने की शक्ति को बदल सकता है। वह दृश्य अपनी रचनाओं से दिखा सकता है जो कि आने वाले समय में है। इस कारण से एक रचनाकार जो होता है वह नेताओं से श्रेष्ठ होता है। कलम में बहुत अधिक ताकत होती है, वह समाज को बदल सकती है। आप जानते होंगे, इतिहास पढ़ते होंगे कि रूस की राज्य क्रांति वहाँ के लेखकों के कारण आई हुई थी। वैसे ही कलम वह कर सकती है जो राजा का दंड भी, राजा के द्वारा दी जाने वाली सजाएं भी नहीं कर सकती। दंड मतलब सजा, राजा का दंड, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। दंड मतलब सजा। दुर्गा प्रसाद नौटियाल, आप लेखन कार्य कब करती हैं? लिखने के लिए विशेष मूड बनाती हैं या किसी भी स्थिति में लिख सकती हैं? शिवानी, ईमानदारी से कहूं तो मैं किसी भी स्थिति और परिस्थिति में लिख सकती हूं। सब्जी छौंकते हुए भी लिख सकती हूं और चाय की चुस्की लेते हुए भी लिख सकती हूं। रात को ज्यादा लिखती हूं क्योंकि तब वातावरण शांत होता है। वातावरण वात प्लस आवरण और स्वर संधि है। लेकिन यदि काम का भार पड़ जाता है तो दिन रात किसी भी वक्त लिख लेती हूँ। दिन रात विरुद्धार्थी शब्द हैं, वक्त लिख लेती हूँ। कालिंदी यमुना नदी को कहते हैं, को मैंने रात में भी लिखा और दिन में भी। एकांत में लिखना मुझे अच्छा लगता है। तो एक कर्मशील व्यक्ति जो होता है वह कैसा होता है? सकल पदार्थ या जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सारी संपत्तियां, सारी निधियां, सारी सफलताएं इसी धरती के ऊपर हैं, लेकिन जो कामचोर लोग हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है, उन्हें केवल कमियां मिलती हैं। और एक कर्मशील व्यक्ति हर समय वह अपने कार्य को लेकर के गंभीर रहता है। जैसे आप लोगों ने मंगल मिशन देखी होगी मूवी, उसमें जो यान बनाने वाली महिला थी, वह जिस समय पूड़ियां तल रही थी तो उसे आइडिया आया कि किस तरह से कम खर्च में हम यान को मंगल पे भेज सकते हैं। तो वह कार्य ही उस समय कर रही थी पूड़ियां बनाने का काम, लेकिन उसके दिमाग में अपना कार्य चल रहा था। वैसे ही एक लेखक भी है, लेखिका कहती हैं कि वे किसी भी स्थिति में लिख सकती हैं। खाना बनाते समय, चाय पीते समय, रात को, दिन में, जब उनके दिमाग में भावनाएं आ गई तब वे लिखती रहती हैं। एक विद्यार्थी भी वैसे ही होता है, एक शिक्षक भी एक कर्मशील व्यक्ति, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, वह किसी भी समय में कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे कई ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जो कि गांव जा रहे थे या आ रहे थे तो ट्रेनों में, बसों में भी वो ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े हुए थे और वहाँ पे वो पढ़ रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे बच्चों को देख करके जो कर्मशील हैं। एकांत, संधि विग्रह करेंगे, एक प्लस अंत, स्वर संधि है। दुर्गा प्रसाद नौटियाल, तो जो कर्मशील व्यक्ति है वह हर जगह काम करता है। जो आलसी हैं वो, उनके लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यह रहे तो करेंगे, वो टर्म एंड कंडीशन लागू करेंगे। लेकिन कर्मशील व्यक्ति केवल काम करता है। एक कहानी को आप कितनी बैठकों या सिटिंग में पूरा कर लेती हैं और लगातार कितनी देर तक लिखती हैं? बैठकों या सिटिंग मतलब एक बार बैठती हैं, कितनी बार बैठ करके लिखती हैं तब एक कहानी पूरी होती है, अर्थात कितना समय लगता है? शिवानी, पहले मैं मन में एक खाका बनाती हूँ। खाका का समानार्थी होता है रूपरेखा तैयार करना, कि जिसे इंग्लिश में ब्लूप्रिंट कहते हैं। प्लानिंग करना, नियोजन करना, योजना बनाना अपने मन में कि ऐसा लिखूंगी, ये लिखूंगी, वो लिखूंगी। जैसे एक बच्चा तैयारी करता, अपनी योजना बनाता है पढ़ाई को लेकर के कि पहले ये पढ़ा करूंगा, फिर वो पढ़ा करूंगा, दिमाग में गुणा गणित करके उसके बाद तब वह पेपर पे अपने टाइम टेबल को फिर तैयार करता है। फिर उसे कागज पर उतारती हूँ, खाका बनकर रफ लिखती हूँ, हमेशा हाथ से लिखती हूँ, यहाँ तक कि अंतिम लेख को ही आलेख कहा जाता है। आलेख तक भी हाथ से ही लिखकर
छपने भेजती हूँ। एक कहानी लिखने में मुझे 15-20 दिन लग जाते हैं। लिखास लगती है। लिखास मतलब लिखने की भावना। तो लिखती हूँ। मैंने 10-12 सदस्यों के परिवार में भी लिखा है और जब बच्चे छोटे थे तब भी खूब लिखा। लेखिका यहाँ पे कितनी कर्मशील है उसका वर्णन यहाँ मिलता है। वे बताती हैं कि एक कहानी लिखने में 15-20 दिन का समय लगता है। जब लिखास अर्थात लिखने का मन होता है तब लिखने बैठ जाती हैं। पर घर में 10-12 सदस्य रहते हैं तो भी वो लिखती हैं, और जब उनके बच्चे छोटे भी थे तभी भी उन्होंने खूब लिखा। या अर्थात कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, परिश्रमी व्यक्ति है, वह हर स्थिति से सामंजस्य बैठा लेता है। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। हिंदी का लेखक हमारे यहाँ अपेक्षाकृत अर्थात तुलना में, कंपेयर में, अर्थाभाव अर्थात अर्थ मतलब धन, भाव मतलब कमी, अब भाव नहीं है, अभाव है, संधि विग्रह करेंगे, अर्थ धन अभाव, तो ईश्वर संधि है, यानी धन की कमी का शिकार होता है। केवल लेखन के बल पर समाज में सम्मानजनक ढंग से जीवन यापन करना अर्थात गुजारा करना, गुजर बसर करना। कल्पनातीत अर्थात कल्पना से परे, जिसकी कल्पना भी न की जा सके, कल्पनातीत है। यदि आप शुरू से केवल लेखन से जीविका अर्जित करती हैं, अर्जित करना अर्थात कमाना, जमा करना, तो क्या अपने वर्तमान स्तर को बनाए रख सकती हैं? शिवानी। मैं अपने लेखन के बल पर ही जीवित हूँ और एकदम स्वावलंबी हूँ। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड। मैं मानती हूँ कि कोई भी लेखक अपने लेखन के बल पर ही जीविका चलाकर सम्मानजनक ढंग से समाज में जीवन यापन कर सकता है, बशर्ते उसकी कलम में दम हो। बशर्ते अर्थात यहाँ पे बशर्ते अर्थात लेकिन, जबकि, यदि। जीवन यापन अर्थात गुजारा। लेखिका जवाब देते हुए कहती हैं कि हिंदी का लेखक अगर अपनी कलम में ताकत रखता है, अर्थात वह ऐसी रचनाएं रचता है, ऐसा लेखन करता है कि लोग उसको पढ़ते हैं, तो निश्चित है कि वह लेखन के बल पर वह अपना जीवन यापन कर सकता, अपना गुजारा कर सकता है। लेखिका कहती हैं कि लेखन के बल पर ही उन्होंने सब कुछ पाया है। वे आत्मनिर्भर बन करके सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। क्या आप एक समय एक ही रचना पर कार्य करती हैं या एकाधिक विषयों पर काम करती हैं? एकाधिक, एक प्लस अधिक स्वर संधि है, एक से अधिक, यह जो हो गया तत्पुरुष समास हो गया। शिवानी। मैं जब एक चीज पर लिखना शुरू करती हूँ तो उसे समाप्त करने के पश्चात ही दूसरी चीज लिखना शुरू करती हूँ। तो वही एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद श्री राम है, चातक तुलसीदास। अर्थात हमें जीवन में कोई एक लक्ष्य बनाना चाहिए, एक टारगेट बनाना चाहिए, एक उद्देश्य बनाना चाहिए, एक सपना देखना चाहिए और उसको पूरा होने के बाद दूसरा सपना देखना चाहिए। यहाँ लोग सपनों का भंडार भर लेते हैं कि अभी मेरा पूरा हो जाए, वह भी मेरा पूरा हो जाए। मेरे कुछ एक बच्चे हैं, इधर 10वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उधर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी लगा लिए, उधर कंप्यूटर भी सीखने लग गए, वहाँ पे कोई उर्दू भी सीखने चला जाए। 4 काम अकेले नहीं, एक काम करो और उसी पे पूरा फोकस करो, ध्यान दो, तो निश्चित है कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। वही लेखिका कहती हैं कि जब वे लिखना शुरू करती हैं, एक बार में एक विषय पर लिखती हैं, जब वह पूरा होता है तब दूसरे बारे में सोचती हैं। एक चीज समाप्त करने के बाद कुछ दिन तक कहानी, उपन्यास नहीं बल्कि निबंध अथवा आलेख आदि लिखती हूँ। मैं समझती हूँ कि एक समय में एक से अधिक रचनाओं पर काम करने से ध्यान बंट जाता है और रचना में वह खूबसूरती नहीं आ पाती जो कि आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर हम 2 नावों पे एक साथ सवार होंगे तो निश्चित है कि तकलीफ में आएंगे। उसकी लेखिका कहती हैं कि अगर एक से अधिक चीज़ों के बारे में एक साथ काम करेंगे, बारे में सोचेंगे, तो उसकी जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वह नष्ट हो जाएगी। दुर्गा प्रसाद नौटियाल।
अक्सर व्यक्ति किसी घटना विशेष के कारण लेखक, कवि या साहित्य सर्जक बन जाते हैं। आपके लेखिका बनने के पीछे क्या कारण रहा है? देखिए, कहा गया है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अर्थात कहा गया है कि आदि कवि, पहले कवि जो वाल्मीकि ऋषि थे, जिन्होंने रामायण लिखी थी, वो दुनिया के पहले कवि माने जाते हैं। जब उन्होंने दो पक्षियों में से एक पक्षी को शिकारी द्वारा मार दिया गया, तब उन्होंने जो बातें कही थी वही संस्कृत में वही कविता की पंक्ति बन गई थी माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम आगमः शाश्वत समः यत क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। यही वो पंक्तियां थी जो दुनिया की पहली कविता की पंक्ति बनी है। तो वहां पर वो नहाने गए थे, सुबह सुबह में उन्होंने सामने देखा, पेड़ पर बैठे हुए, नदी के सामने जो पेड़ था, पेड़ पर बैठे हुए दो पक्षी, यौतक्रौंच पक्षी जिसे हम चकोर भी कहते हैं, आपस में प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे। तभी उसको देखकर वे मोहित थे। तभी एक शिकारी आया, एक को मार दिया और उसमें से दूसरा तड़प तड़प कर उस वियोग में मर गया। तब वही वाल्मीकि ऋषि ने उसे श्राप दिया था, जिस तरह से यह तड़प तड़प के मर गया, उसी तरह से तुम भी तड़प तड़प के मर जाओगे। वियोग में, दुख में, अलग होने पर, किसी से बिछड़ने पर कहा गया कि पहली बार कविता का जन्म हुआ। कहा जाता है कि दुख में व्यक्ति जब होता है तब उसके अंदर से लेखन की भावना आती है। लेखिका से वही प्रश्न करते हैं, तब कहते हैं कि ज्यादातर लोग, कोई घटना उनके जीवन में घट जाती है, ऐसी दुखद विशेष घटना घटती जिसके कारण वो लेखक, कवि या साहित्यकार बन जाते हैं, सर्जक यानी रचनाकार बन जाते हैं। आप किस कारण से रचनाकार बनी हैं? शिवानी, जैसा कि मैं पहले कहती हूँ कि हमारे परिवार का वातावरण मेरे लेखिका बनने के सर्वथा उपयुक्त था। दो संधि विग्रह है, एक के सर्वथा, सर्व प्लस यथा, यहाँ पे व्यंजन संधि, सर्वथा यानी बिल्कुल, उपयुक्त अर्थात योग्य था। मैं 9 वर्ष शांति निकेतन में गुरुदेव के संरक्षण में रही। संरक्षण अर्थात देखभाल में, उनकी निगरानी में, निरीक्षण में। इसका भी मुझ पर असर पड़ा। लिखने के प्रति मेरा रुझान बचपन से ही था। रुझान होना अर्थात झुकाव होना। यूँ कह सकते हैं कि मेरे अंदर लेखिका बनने के बीज मौजूद थे। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, बचपन से ही क्रिकेट का शौक रखते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को हम ले लें, महेंद्र सिंह धोनी इत्यादि को ले लें, उस तरह के से लेखिका के अंदर भी बचपन से ही लेखिका बनने का जो बीज है, तत्व है, वह मौजूद था, उपस्थित था। और उपयुक्त वातावरण मिलने पर मैं लेखिका बन गई। जैसे मेरे घर का वातावरण मैं बताऊं, मेरे घर में मेरे दादाजी टीचर रहे हैं, मेरे पिताजी टीचर रहे हैं, चाचा लोग टीचर रहे हैं, और सौभाग्य दुर्भाग्य से मैं भी एक शिक्षक ही बना। तो जैसा वातावरण होता है, व्यक्ति वातावरण का, परिस्थितियों का दास होता है, उस परिवेश के अनुसार व्यक्ति की विचारधारा बनती है। लेखिका के घर में सब पढ़े लिखे ज़्यादा थे और उस कारण से उनकी जो भावनाएं थी उसी तरह से बनती गई, और उस तरह का वहाँ पे वातावरण होने के कारण लेखिका बन पाई। मैं नहीं मानती कि कोई घटना से प्रभावित होकर लेखक बन सकता है। उदाहरण के लिए, किसी परिजन की मृत्यु से दुखी होकर कोई सन्यासी तो बन सकता है, किंतु लेखक नहीं बन सकता। लेखिका का यह मानना है कि किसी की मृत्यु होने, ज़्यादातर यह माना जाता है कि घर में किसी की मृत्यु हो गई जिससे व्यक्ति बहुत प्रेम करता था, तो उसकी पीड़ा की वजह से, दुख की वजह से व्यक्ति जो है उस लेखक बन गया, कवि बन गया। लेखिका का विचार उसके उलट है। प्रियजन अर्थात करीबी, उनका कहना है कि अगर घर में किसी करीबी की मृत्यु हुई है तो व्यक्ति दुखी होता है, तो साधु सन्यासी बन जाता है, वह लेखक नहीं बन सकता है। लेखिका द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, एक थी रामरति, उसी में से यह विचार लिया गया है। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।